नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम जिन तीन खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले खबर प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई है, जहां पर संगम के पानी की गुणवत्ता को लेकर एनजीटी में दायर रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर शिक्षा जगत को शर्मसार करते हुए सामूहिक नकल का ये मामला रीवा जिले के चाक घाट से सामने आया। तीसरी और अंतिम खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। तो चलिए पहली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर महाकुंभ में सियासत बयानबाजी भी जारी है और महाकुंभ में सियासत भी जारी है और प्रदूषण को लेकर भी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पावन संगम में डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन इसी बीच गंगा यमुना में प्रदूषण की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद सियासी बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रयागराज में गंगा यमुना और संगम का पानी सच में प्रदूषित है। दरअसल सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें यह दावा किया गया है कि संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा गंभीर श्रेणी में है। मामले में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है या फिर डबल इन्फेक्शन की। प्रदूषण के अलावा महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर भी बयानबाजी हो रही है। लालू प्रसाद यादव के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है, केवल वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही है। ममता के इस बयान के बाद सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। बीजेपी का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन धर्म की परंपरा और रीति रिवाजों का अपमान क्यों किया जाता है। हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। केंद्रीय मंत्री शिवकांत मजूमदार ने कहा है कि ममता ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ये बात कही है। वहीं ममता आपको बता दें कि मामले में अब संत समाज ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ममता बनर्जी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। और चलिए इसी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका आईएनएच 24/7 पर। सर लगातार प्रयागराज में यहां पर सियासी बयानबाजी का दौर भी चला आ रहा है, वहीं अब प्रदूषण का भी एक खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रयागराज में गंगा यमुना और संगम का पानी प्रदूषित है। सीपीसी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा को लेकर यहां पर एक रिपोर्ट पेश की गई है। सर देखिए, रिपोर्ट सरकार की रिपोर्ट है। अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बताना चाहिए कि जो हमारे 50 करोड़ से ज्यादा आस्थावान लोग हैं, जो लोग कुंभ में हमारे पुण्य की डुबकी लगाने आए हैं, अमृत स्नान करने आए हैं, और उस अमृत स्नान के नाम पर उनको क्या किया गया है। सरकार की व्यवस्था इस बुरी तरीके से फेल क्यों हुई है, सरकार ने उनके पानी का इंतजाम क्या किया है, सरकार किस तरीके से उनको एक गलत तरीका दे रही है नहाने का, इस चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा। और साधु सन्यासियों को भी और संत महंत और शंकराचार्यों को भी सामने आना चाहिए और पूछना चाहिए सरकार से कि क्या इस तरीके के बद इंतजामी करती है कभी सरकार। ऐसी बद इंतजामी तो कभी अंग्रेजों ने नहीं की, ऐसी बद इंतजामी तो कुंभ में कभी मुगलों ने नहीं की। जो बद इंतजामी इस तरीके से की है कि मानव मल की मात्रा भी बता रहे हैं, जानवर मल की मात्रा भी बता रहे हैं, और हमारी आस्था की गंगा में, हमारी माँ गंगा में इस तरीके की जो चीजें आ रही हैं नदी नालों के जरिए, और इसकी पूर्ण तरीके से जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की है। उन्हें इस चीज का जवाब देना चाहिए। जी बिल्कुल सर। बीजेपी प्रवक्ता अविनीश त्यागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आईएनएच 24/7 पर। अभी आप सुरेंद्र राजपूत जी को सुन रहे थे। उन्होंने यहां पर प्रयागराज महाकुंभ में जो प्रदूषण की रिपोर्ट सामने आई है उसको लेकर सवाल सरकार को उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा है कि यहां पर प्रयागराज महाकुंभ में आस्था के नाम पर प्रदूषण का खेल चल रहा है और लगातार सरकार की ओर से अव्यवस्थाएं फैलाई जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले देखिए,
ये जो विपक्ष के खास तौर से लोग हैं, इनका पूरा मन बना चुका है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ये अंग्रेजों की और मुगलों की तारीफ करने लग रहे हैं। ये अपने सनातन को भूल गए हैं। ये सनातन को केवल सनातन को कहना चाहिए समाप्त करने का, सनातन को बदनाम करने की साजिश के हिस्से बन गए। आंख बंद करके किसी का विरोध करना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको ध्यान करना चाहिए कि इतना बड़ा कुंभ, इतना बड़ा भव्य महाकुंभ शायद ही कभी लगा हो जो अब हुआ है। इतना बड़ा इंतजाम, इतनी इंतजाम के साथ साथ इतनी सारी व्यवस्थाएं, ये अपने आप में अद्भुत थी। पूरी दुनिया सराह रही है, सारी चीजें सराह रही हैं। और जहां तक ये रिपोर्ट की बातें कर रहे हैं, रिपोर्ट की जांच हो रही है। कोई अगर गड़बड़ कहीं होगी तो उसके पास जो दोषी मिलेगा, जो उसके लिए जिम्मेदार लोग होंगे, उन पर कार्रवाई कठोरतम होगी। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, कहना नहीं करना भी है। और इनको केवल बदनाम करने के लिए खामियां दिख रही हैं, अच्छाइयां भी इनको देखनी चाहिए। नकारात्मक सोच के लोग केवल भारत को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं। एक वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस तरह की ये साजिशें रची जा रही हैं, जिस तरह की ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसको जनता पसंद नहीं कर रही है। ये इनको एहसास हो गया। जो कुंभ नहाने नहीं गए, वो लोग कुंभ के बारे में बात कर रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासतौर से कांग्रेस के नेता के लिए मैं कहूँगा। जी अवनीश भी, आपसे ये भी जान लेंगे, इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं आपसे कि महाकुंभ में जो अमृत स्नान को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ ममता बनर्जी का अब ये बयान सामने आया है कि ये महाकुंभ नहीं है बल्कि मृत्यु कुंभ है। इस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी इस तरह के बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये फालतू कुंभ है। खड़गे ने भी इस तरह के बयान दिए थे और अखिलेश यादव ने भी महाकुंभ को लेकर सवाल उठाए थे, अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया था। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने कहा ना पहले कि ये वो लोग हैं जिनका सनातन से कोई सरोकार नहीं है, अपनी संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है। केवल वोट बैंक को, एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए इनका चश्मा उल्टा है। इनको नकारात्मक सोच चाहिए, इनको बदनाम करने के तौर तरीके चाहिए। ये केवल पहले दिन से यही काम कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी खामियां निकाली जाएं, किस तरह से इसको बदनाम किया जाए, सनातन पर सवाल उठाए जाएं। इस तरह के काम करने वालों को अपना अंतर भी झांक लेना चाहिए और उनको ये भी देखना चाहिए कि जितनी भीड़ इस बार महाकुंभ में जुटी है और जिस तरह की दिव्य और भव्य व्यवस्थाएं इस बार हुई हैं, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। इनको सराहना भी करनी चाहिए। अगर ये केवल उल्टा चश्मा लगाकर देखने का काम करेंगे, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देंगे, तो जनता भी इनके लिए मन बनाए बैठी है। और जनता अपने आप को दिखा भी रही है, सबको दिखा रही है कि ये जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं और अपने वोटों की भरपाई के लिए सत्ता को पर निगाह रखने की लोग करते हैं, इनको जनता बर्दाश्त करेगी नहीं, ना इनको माफ करेगी, ना इनको सत्ता में दोबारा आने देगी। जी सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे जानना चाहेंगे, हिंदू के आस्थाओं का ये महाकुंभ मेला है, इसको लेकर क्या सियासी बयानबाजी सही है? क्योंकि खड़गे जी ने भी पहले बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। इसके बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि ये मृत्यु कुंभ है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया था। क्या हिंदू की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सियासत बयानबाजी इस मामले में कितना सही है? हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने की ना आपकी हिम्मत हो रही है, ना हैसियत हो रही है, ना हौसला हो रहा है। अभी अवनीश त्यागी जी हमारे पुराने मित्र हैं, बड़े पत्रकार रहे हैं, अच्छे संस्थानों में रहे हैं। इन्हीं अवनीश त्यागी जी से मैं पूछता हूँ कि यहाँ हमने कहाँ सनातन को बदनाम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी सनातन है या संघ सनातन है? धर्म सनातन है हमारा। सनातन धर्म का जो कुंभ है, इसको चलाने की, इसको करने की जिम्मेवारी अगर भारतीय जनता पार्टी को मिली है और भारतीय जनता पार्टी गंगा मैया में मल मूत्र की मात्रा नहीं नियंत्रित करा पा रही है, उनकी सरकार नियंत्रित नहीं करा पा रही, इसमें सनातन कहाँ बदनाम हो रहा है? इसमें तो नरेंद्र मोदी बदनाम हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बदनाम हो रही है, अवनीश त्यागी जी की पार्टी, जहाँ पे ये पत्रकारिता छोड़कर जो प्रवक्ता बने हैं, वो पार्टी बदनाम हो रही है। इसमें सनातन कहाँ बदनाम? हम तो सनातन को बचाने की बात कर रहे हैं। हम तो सनातन धर्म के आस्थावान लोगों को, जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, उनको साफ पानी देने की मांग कर रहे हैं। उनको मांग कर रहे हैं कि उनके साथ कोई हादसा ना हो, मौनी अमावस्या जैसा, जिसमें अनेक लोग मारे गए, जिनकी हताहतों की संख्या अभी तक क्लियर नहीं है, जिनके घायलों की संख्या अभी तक क्लियर नहीं। हम तो मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से भगदड़ मच करके लोग मरे हैं, उनके बारे में बात हो, ऐसी अव्यवस्था न हो।
अगर हम ये बातें कर रहे हैं और इनकी कमियों को बताने की बात कर रहे हैं और हम सलाह देने की बात कर रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, गंगा मैया में मलमूत्र नहीं जाना चाहिए, मानव मल नहीं जाना चाहिए, आप सोच के देखिए कि जो लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए हैं वहां पर, अगर उनको अब ये पता चल रहा है कि उसमें इसकी मात्रा 50 गुने या 20 गुने से ज्यादा है, तो उन लोगों के मन पे क्या बीत रही होगी। इसमें सनातन का कहाँ विरोध हुआ? सनातन के समर्थक हम हैं, सनातन की दुश्मन तो भारतीय जनता पार्टी है, सनातन की दुश्मन तो वो सब लोग हैं जो आज की डेट में गंगा मैया में मल मूत्र विसर्जन को जायज ठहरा रहे हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन के विरोधी हैं और हर चीज में मुसलमान का नाम ले करके आप अपने पापों से बच जाएंगे क्या त्यागी साहब? आप मुझे बताइए, आप तो एक विद्वान पत्रकार। आप सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, आप मेरा नाम ले रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ सुरेंद्र जी कि किस तरह से एक जिम्मेदार पदाधिकारी आपका ये कहे कि कुंभ नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, जिस तरह से इंडी गठबंधन का कोई नेता ये कहे कि क्या पाप धुल जाएंगे, वो ये कहे कि ये मृत्यु कुंभ है, क्या ये मृत्यु कुंभ है? क्या ये सनातन संस्कृति का एक चमकता सितारा नहीं है? एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें पूरी दुनिया की निगाहें हैं? केवल नेगेटिव चीज को ढूंढना और इतने बड़े लोगों का जुटाव होना, उसमें मैं कह रहा हूं कि थोड़ी खामियां हो सकती हैं, पर उनको खामियां दूर करने के लिए सुझाव होना चाहिए, न कि केवल सियासी बयानबाजी हो। सियासी बयानबाजी करके केवल आपका मकसद वही है सुरेंद्र जी जो कांग्रेस शुरू से करती रही, और कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का नेता सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने मेरा नाम लिया ना, कांग्रेस के नेता केवल वही काम करते रहे हैं जो उनको राजनीति में सूट करता रहा है। एक वोट बैंक की खातिर उन्होंने देश को बांटा, एक वोट बैंक की खातिर उन्होंने राम मंदिर को लटकाया, वक्फ कानून जैसे लाए, और सनातन में जितने धब्बे वो लगा सकते थे, जितनी खामियां वो कर सकते थे, उन्होंने वो की। वो जो कह रहे हैं, वो जो 60 साल जिन्होंने राज करा है, हाँ, वो गंगा को कितना साफ कर पा रहे थे, उनको ध्यान करना चाहिए। आज वो 10 साल में इतनी चिल्लाने लगे, आज वो अपने आप को वो करने लगे, उनको कितनी उन्होंने जड़ें खराब करी हैं, सनातन को कितने गर्त में पहुंचाया है। आज जब उद्धार हो रहा है, जब सनातन पुनरुत्थान की तरफ बढ़ रहा है, तो इनको बेचैनी हो रही है, इनको समस्याएं हो रही हैं, और ये केवल नेगेटिव बातें करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। जी बिल्कुल, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यूं ही जारी रहेगा। बहरहाल राजनीति से आस्था को हमेशा परे रखना चाहिए। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। गंगा जब मैली है, जो आचमन लायक नहीं है पानी इसका, तो ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक लोग हैं, वही इसी तरीके की बातें करेंगे। और हमारी दूसरी खबर नकल जारी है, पर अब रुक कर लेते हैं, जहां पर शिक्षा जगत को शर्मसार करते हुए सामूहिक नकल का ये मामला रीवा जिले के चाक घाट से सामने आया, जहां पर अशासकीय नेहरू स्मारक महाविद्यालय में भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में नकल चल रही थी। आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान अलग अलग कमरों में बैठे छात्र खुलेआम किताब और मोबाइल फोन से देखकर प्रश्नों के उत्तर कॉपियों में लिख रहे थे। वहां मौजूद एक युवक ने इसका वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किताब और मोबाइल रखकर नकल करते हुए नजर आ रही हैं। परीक्षा केंद्र में ना तो कोई जिम्मेदार नजर आ रहा है और ना ही कोई शिक्षक है। बताया ये भी जा रहा है कि महाविद्यालय प्रबंधन खुद ही छात्रों के लिए नकल की व्यवस्था कराते हैं और इसके लिए हर छात्र से 1000 से लेकर 1500 रुपए तक भी लिए जाते हैं। सामूहिक नकल का वीडियो सामने आने के बाद अब जिम्मेदार अधिकारी टीम बनाकर जांच पड़ताल करने की बात कर रही हैं। तो रीवा जिले का ये पूरा मामला है। और नकल करावे के नकल के 1000 और असाइनमेंट के 300 तो हंसे होता नहीं सब 1000 जौन व्यवस्था मोबाइल के मोर बप्पा रे इतना लूट तो से डिलीट कर जाएगा तो से ये सामूहिक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है और मैंने उसको तत्काल संज्ञान में आने के बाद डायरेक्टर भोज विश्वविद्यालय से मैंने बात किया और बात करने के बाद उनको निर्देशित किया कि आप तत्काल इस पूरे प्रकरण की जांच कर उसका प्रतिवेदन एक प्रति हमें और अपने कुलगुरु महोदय को प्रेषित करें
और इस वीडियो में कुछ पैसे के लेन देन की भी बात चल रही है। हमने कहा कि केवल परीक्षा की ही जांच नहीं करनी है, जो पैसे के लेन देन की बात चल रही है उन तथ्यों को भी आप अपनी जांच में लेंगे और समस्त प्रतिवेदन आप हमको कल 12 से 1 बजे के बीच में प्रेषित करेंगे, जिससे कि इस मध्य प्रदेश शासन को आवश्यक कार्रवाई पर प्रेषित किया जा सके। और चलिए सीधा आपको रीवा लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, रीवा से शिक्षा को शर्मसार कर देने वाले ये वीडियो सामने आया है, जहां पर विद्यार्थी खुलेआम नकल करते हुए पाए गए हैं। आखिर इतने कानून बनाए गए नकल के खिलाफ, फिर भी इस तरह की तस्वीरें आई है सामने, इसका जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी ये शर्मसार घटना हुई है कि जो देखा जा रहा है कि चाक घाट के ये महाविद्यालय जो शासकीय है वहाँ पे भोज का पेपर चल रहा था। वहाँ देखा जा रहा है कि सामूहिक नकल चल रहा है और वहाँ पे काफी देखा जा रहा है कि जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि बच्चों द्वारा बताया जा रहा है 1000 से 1500 रुपए तक बच्चों से लिया जाता है। जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तो रीवा के जो संयुक्त संचालक है उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं और रीवा के कलेक्टर है उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि एक टीम गठन कर दी गई है और टीम को भेजा गया है, जो भी इसमें दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हैं रीवा से, जहां पर शिक्षा को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर खुलेआम विद्यार्थी नकल करते हुए पाए गए हैं। वही विद्यार्थियों का ये तक कहना है कि बाकायदा हमने पैसे दिए हैं नकल करने को लेकर। और चलिए तीसरी खबर और अंतिम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। साई का दिल्ली दौरा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई दिल्ली के दौरे पर हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व के साथ राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई 20 फरवरी को दिल्ली में होने वाले नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। सीएम विष्णुदेव साई दिल्ली के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक होगी दिल्ली में, हाईकमान के साथ वो चर्चा कर सकते हैं। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जा सकती है। वही 20 फरवरी यानी कि कल दिल्ली के सीएम का ऐलान हो जाएगा। उसको लेकर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें ये लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था, सस्पेंस बरकरार था। अब फाइनली सीएम चेहरे को लेकर आज दिल्ली में शाम में विधायक दल की बैठक में ऐलान कर दिया जाएगा। इसको लेकर भी कल शपथ ग्रहण समारोह है। ऐसे में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई अपने दिल्ली दौरे पर हैं और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता स्वप्निल गौड़खेड़े हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है, ऐसे में काफी मायनों में अहम उनका दौरा ये माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट तेज हो सकती है और हाईकमान से वो मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी उनके दिल्ली दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल ही जो है दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो गए थे। कल रात को 9 बजे वो इंडिगो के फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो चुके हैं और अभी इस समय छत्तीसगढ़ सदन दिल्ली में जो है सीएम विष्णुदेव साय मौजूद है और मुख्य रूप से कल जो है दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। लेकिन आज अगर दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो सीएम विष्णुदेव साय ने जो है राष्ट्रीय नेताओं से मिलने के लिए समय मांगा है। चूंकि दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, उसके पहले कई बैठकें भी हो रही है, तो अभी फिलहाल जो है केंद्रीय मंत्री और जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे मुलाकात का समय नहीं मिल पाया। लेकिन शाम तक वो संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जो बहुप्रतीक्षित जो विस्तार होना है, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव के पहले जो है विस्तार होगा, लेकिन निकाय चुनाव अब चूंकि संपन्न हो चुके हैं और निकाय चुनाव के पहले भी जो है विस्तार नहीं हुआ और अब निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो ऐसे में दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय हैं, तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार है
वो कहीं ना कहीं जो आगामी बजट सत्र है उसके पहले या उसके बाद जो है होने के पूरे आसार जो है नजर आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में जो है वरिष्ठ नेताओं से जो है मुलाकात करेंगे, तो जाहिर है कि इस संदर्भ में बातचीत होगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री बनाए जाने हैं, 3 मंत्री पद कहीं ना कहीं खाली है, हरियाणा फॉर्मूले की तर्ज पर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो इसको लेकर जो है सीएम विष्णुदेव साय वरिष्ठ नेताओं से जो है बातचीत करेंगे और उसके दौरे से लौटने के बाद हो सकता है कि बजट सत्र के पहले या बजट सत्र के बाद जो है छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो 3 पद के लिए कई दावेदार हैं, कई वरिष्ठ विधायक हैं जो मंत्री बनने की रेस में शामिल है, जिसमें रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत का भी नाम शामिल है। और निकाय चुनाव में राजेश मूणत का कहीं ना कहीं कद भी बढ़ा है, क्योंकि मीनल चौबे जो रायपुर से महापौर पद की प्रत्याशी थी वो 1.5 लाख वोटों से जीती हैं। तो ऐसे में पूरा श्रेय कहीं ना कहीं राजेश मूणत को जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रायपुर नगर निगम के जो है चुनाव सह प्रभारी राजेश मूणत थे और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव की कमान संभाली थी। तो ऐसे में उनका कद कहीं ना कहीं बड़ा है और वो प्रबल दावेदार कहीं ना कहीं मंत्री बनने के लिए माने जा रहे हैं। वहीं बिलासपुर से अगर बात करें तो अमर अग्रवाल की बात करें तो ये अमर अग्रवाल ने निकाय चुनाव को लेकर जो है घोषणा पत्र बनाया था और कहीं ना कहीं पूजा विधानी जो अमर अग्रवाल की करीबी भी मानी जाती है, तो ऐसे में उनका भी कद कहीं ना कहीं इस पूरे निकाय चुनाव में बढ़ा है। तो अमर अग्रवाल का भी नाम कहीं ना कहीं मंत्री बनने की रेस में शामिल है। वहीं तीसरा नाम जो है वो दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का भी कहीं ना कहीं मंत्री बनने की रेस में शामिल है। तो ये 3 से 4 नाम जो है कहीं ना कहीं मंत्री बनने के रेस में इन नेताओं के नाम शामिल है, वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है। अब देखने वाली बात होगी, दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय गए हैं, वहां पर किन नेताओं से मुलाकात होती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर गए हैं, इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आती है, किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। वहीं कल 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह भी है दिल्ली में, उसको लेकर भी वो शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए स्वप्निल बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।